ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज नंबर 8। इससे पहले 1 से लेकर 7 तक अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो उसे जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का कुछ क्यूरीज था बिहार एसआई प्री और बिहार एसआई मेंस को लेकर। तो बिहार एसआई प्री की अगर हम बात करते हैं तो बिहार एसआई प्री का जो सेट होगा वो आप लोगों को डेली रेगुलर बेस पे तो प्रोवाइड करवाया ही जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का क्यूरीज था कि बिहार एसआई मेंस का भी सेट रेगुलर प्रोवाइड करवाया जाए। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग थोड़ा सा कॉपरेट कीजिए। थोड़ा टाइमिंग का इशूज है, इसके कारण मैं नहीं प्रोवाइड करवा पा रहा हूं, लेकिन जल्द ही मैं आने वाले 1 वीक के अंदर ही आप लोगों को बिहार दरोगा मेंस का भी जो टेस्ट है वो रेगुलर प्रोवाइड करवा दूंगा। और रही बात टाइमिंग को लेकर थोड़ा इशू था, तो अभी तक आप लोगों को पहले लेट में प्री का जो सेट डेली अवेलेबल हो रहा है वो थोड़ा लेट मिल रहा था आप लोगों को, लेकिन अब मैं उसके टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज किया हूँ और अब मैं आप लोगों के साथ ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि डेली 9 AM पे आप लोगों को बिहार दरोगा प्री का जो सेट होगा वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ आप लोगों के साथ बात करना था। तो अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों को टाइमिंग का जो क्यूरीज था वो ख़त्म होगा। आज के जैसे ही डेली 9 बजे आप लोगों को सेट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग डेली 9 बजे आ जाइएगा। डेली 9 बजे आप लोगों को सेट मिल जाएगा। सेट का जो PDF है वो ग्रुप में 8 बजे मिल जाएगा। 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप लोग उसको आराम से अटैम्प्ट कर लीजिएगा और 9 बजे इस वीडियो के साथ मैच कर लीजिएगा और उसका डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो आपको और हमारे बीच एक कनेक्शन का काम करता है। अदरवाइज मुझे भी नहीं पता होता है कि आप कौन हैं, कहाँ से, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, यह सारा कुछ चीज़ें। तो यही एक कमेंट है जो आपके और हमारे बीच एक जरिया का कनेक्शन का काम करता है। तो आप प्लीज़, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं अगर 1-1.5 घंटा चिल्ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप एटलीस्ट 1 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम निकाल के एक कमेंट तो जरूर करके बता ही सकते हैं। जैसा भी आपको लगता हो, पॉजिटिव वे में अगर आपको लग रहा हो इससे कुछ सीखने के लिए मिल रहा हो तो पॉजिटिव कमेंट कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि कुछ वीडियोज में प्रॉब्लम है तो आप निगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों के सजेशंस, निगेटिव कमेंट भी हमेशा वेलकम है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? तो ये किया गया, उनकी एक पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, इस पुस्तक के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी, एन एरा ऑफ डार्कनेस। अगर हम बात यहीं पर करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2019 वो 23 भाषाओं में कविताओं की 7 पुस्तक, 4 उपन्यासों, 6 लघु कथाओं और एक गैर काल्पनिक उपन्यास, आत्मकथा और जीवनी को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिला है। क्लियर है? अगर हम बात यहाँ से इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी भाषा वाला आप इंपॉर्टेंट है वो याद रख सकते हैं। अगर हिंदी भाषा के लिए बात किया जाए तो नंद किशोर आचार्य को मिला है, उनकी एक पुस्तक है छीलते हुए अपनों के लिए, उनको यह सम्मान दिया गया है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त होगा? तो इस क्वेश्चन प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, केरल को यह स्थान प्राप्त हुआ है। अगर हम बात केरल की करते हैं तो केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और केरल के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, दूसरा स्थान इसमें हिमाचल प्रदेश को मिला है और बिहार को इसमें अंतिम स्थान मिला है। क्लियर है? नीति आयोग की अगर हम बात करते हैं तो नीति आयोग से जारी कुछ और रिपोर्ट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे नीति आयोग ने एक पहले इनोवेशन इंडेक्स नवाचार सूचकांक 2019 में दिया था। इसमें पहले स्थान पर रहा था कर्नाटक, दूसरे स्थान पर रहा था तमिलनाडु और अंतिम स्थान पर रहा था झारखंड, और बिहार का जो पोजीशन था वो नीचे से दूसरा यानी अंतिम से दूसरा पोजीशन था। अगर हम बात नीति आयोग का स्वास्थ्य विकास सूचकांक रिपोर्ट 2019 का करते हैं तो इसमें राज्यों का जो प्रथम स्थान था वो राजस्थान का था और अंतिम जो स्थान था वो बिहार का था। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो ये साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ये एक चीज़ तो यहाँ से ये याद रखिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करते हैं तो वो मिला है वासुदेव मोही को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनको एक पुस्तक एक थी चेक बुक, उसके लिए इनको ये दिया गया है। 28वां भी याद रखिएगा, वो भी कभी कदार पूछ लिया जा सकता है। तो 28वां जो 2018 में मिला था वो मिला था शिवा रेड्डी को। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? नोबेल शांति पुरस्कार 2019 को मिला इथोपिया के प्रधानमंत्री को। अब इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अबी अहमद अली। ठीक है, यह पुरस्कार उनको मिला क्यों है? यह पुरस्कार उनका जो एक
बगल की कंट्री से जो लड़ाई था, इरिट्रिया जो उनका शत्रु था, इसके साथ संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात नोबेल पुरस्कार से और रिलेटेड चीज़ करते हैं तो साहित्य का जो नोबेल है वो पीटर हैंडके को मिला है जो ऑस्ट्रिया के हैं, और अर्थशास्त्र का नोबेल है जो 3 लोगों को मिला है, उसमें एक भारत के हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बनर्जी, तो इनका नाम आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरे हैं एस्थर डुफ्लो फ्रांस के, और तीसरे का नाम है माइकल क्रेमर जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया है? तो ये किया गया है त्रिपुरा के चाय को बढ़ावा देने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा के सीएम का नाम है बिप्लब देब, और यहाँ के गवर्नर का नाम है रमेश बैस। क्लियर है। अगर हम बात चाय की करते हैं तो पूरे भारत में चाय में सबसे अग्रणी राज्य है आसाम, और पूरे विश्व में चाय में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई एफडीआई नीति के लिए निर्देश जारी किए हैं, इनमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये भारत ने सभी पड़ोसी देशों के लिए जारी किया है एक्सेप्ट श्रीलंका को छोड़कर, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है, जिसमें है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी अपने सीमा साझा करने वाले पड़ोसी देशों के साथ किया है। और इस एफडीआई नीति में ये निर्देश जारी किया गया है कि भारत की सीमा से सटे सभी पड़ोसी देश भारत की सहमति के बिना यहां निवेश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने के लिए किस राज्य में प्लांट की स्थापना किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, और ये किया गया है किसके सहयोग से? ये भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है उसके और एक गेल का ये संयुक्त रूप से मतलब ज्वाइंट वेंचर है, और इसी के द्वारा यह स्थापित किया गया है। इस प्लांट में कुल प्लास्टिक कचरे का 70% प्लास्टिक जो है वो डीजल में बदला जा सकेगा। अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो तीसरे खेलो यूथ इंडिया गेम्स की बात कर रहा है, तो इसका आयोजन जो है वो गुवाहाटी में किया गया, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गुवाहाटी। और प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य रहा है ये भी याद रखिएगा, तो प्रथम स्थान पे जो राज्य रहा है उसका नाम है महाराष्ट्र, और दूसरे स्थान पे रहा है हरियाणा। तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 से एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका जो शुभांकर था वो था जय और विजय। तो आजकल शुभांकर बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आप याद रखिएगा, इसका जो शुभांकर था वो था जय और विजय, और खेलो इंडिया यूथ गेम के जो भी सीईओ हैं उनका नाम है अरविंद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने संविधान को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड 2019 के रूप में घोषित किया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 107वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा बेंगलुरु, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन की करते हैं तो इसका जो थीम था वो था विज्ञान व तकनीक और ग्रामीण विकास, और इसके जो मुख्य अतिथि थे उनका नाम था डॉक्टर टेसी थॉमस, जो कि भारत की मिसाइल वुमेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अगर हम बात करते हैं रायसीना डायलॉग की, तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था, ये गलत है, क्योंकि इसका जो आयोजन है वो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा प्रति वर्ष संयुक्त रूप से किया जाता है। तो और तीसरा है यह वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात रायसीना डायलॉग की करते हैं तो रायसीना डायलॉग से याद रखिएगा कि रायसीना डायलॉग का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि एशियाई एकीकरण के साथ साथ शेष बचे हुए विश्व के साथ एशिया के बेहतर समन्वय हेतु संभावनाओं एवं अवसरों की तलाश करना। अगर हम बात रायसीना वार्ता की करते हैं तो रायसीना वार्ता एक बहुपक्षीय सम्मेलन है जो वैश्विक समुदाय के सामने सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गति नाम के एक पोर्टल का शुरुआत किया है, और किसने इसका जो उद्घाटन है वो किए थे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा ये किया गया था। क्लियर है।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित कोई भी समस्या को दर्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बिहार के 13वें नगर निगम के रूप में किस जिला को विकसित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सीतामढ़ी। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। 12वां नगर निगम अगर पूछ ले तब हो जाएगा छपरा। बिहार की अगर बात करते हैं तो टोटल 38 जिला है और 9 प्रमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है केंद्र सरकार ने देश में फ्लेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारण किया है। तो फ्लेरिया की अगर बात करते हैं तो ये एक रोग है जिसमें पाँव जो होता है वो फूल जाता है, जिसको हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। तो इसके उन्मूलन के लिए सरकार ने 2021 तक लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2025 तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। तेलंगाना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 2 जून 2014 को हुआ था और यहाँ के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव। देखिए ये जो वर्ष को घोषित किया जाता है, ये सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष। तो वो मैं एक बार बोल देता हूँ, आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। जब भी आप लोग सेट सुनते हैं, सेट का डिस्कशन, तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे ताकि आपको अगर कुछ चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ अगर नहीं आता है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष की बात करते हैं तो 2020 को घोषित किया गया पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, 2021 को घोषित किया गया शांति एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और 2022 को घोषित किया गया है मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सुसान डेनियल को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ये एक्चुअली एक कन्या उपन्यास था कुसुमाबले, इसी का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमिक अनुवाद पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो है ये उड़ीसा में भुवनेश्वर में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इस मेला में 18 राज्यों से लगभग 240 जनजातीय कलाकार उपस्थित हुए थे। अगर हम बात उड़ीसा की करते हैं तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम है नवीन पटनायक, यहाँ के राज्यपाल का नाम है गणेशी लाल और उड़ीसा जो है वो बॉक्साइड, निकेल और क्रोमाइट के उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दास्ता के लिए उन्मूलन और या तो फिर पूछ ले राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, ये दोनों 2 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। दिसंबर से कुछ और इंपॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 3 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है भारतीय नौसेना दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस के अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है। तो देखिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये नेबले के बाल पे अंकुश लगाने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और किसके द्वारा किया गया है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा ये किया गया है। एक्चुअली ये जो नेबले के बाल हैं ये इनको ब्रश बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, तो इससे नेबले की बहुत ज़्यादा मामले में तस्करी हो रही थी और मार दिया जा रहा था। नेबले की अगर बात करते हैं तो नेबलों को भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के भाग 2 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो अगर अंडर 19 की बात करते हैं तो ये भारतीय कप्तान जो थे प्रियम गर्ग, उन्हीं के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रियम गर्ग के द्वारा किया गया है। और इसका आयोजन जो था वो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था और इसमें बांग्लादेश जो था वो विजयी रहा था और भारत जो है वो उप विजेता रहा था। अगर हम बात अंडर 19 एशिया कप की करते हैं तो इसमें भारत 7 बार विजेता रहा है इसका, और इस बार का भी विजेता भारत था और इसका उप विजेता जो था वो बांग्लादेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का ऐसे अगर आपको पूछ ले तो लार का जो पीएच मान होगा वो 6.5 होगा, और ये जो जनरली होता है वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में वैरी करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8।
क्लियर है। अगर हम बात कुछ और इंपॉर्टेंट पीएच मान की करते हैं तो रक्त से याद रखिएगा 7.4, दूध से याद रखिएगा 6.4, समुद्री जल से याद रखिएगा 8.4, शराब से याद रखिएगा 2.8 और मूत्र से याद रखिएगा 6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सुमेलित करने के लिए रोगों के नाम दिए हुए हैं और एक साइड जीवाणुओं के नाम दिए हुए हैं जिसके कारण ये होता है। अगर हम बात हैजा की करते हैं तो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ, विब्रियो कॉलेरी के साथ। क्षय रोग यानी टीबी की बात करते हैं तो ये मैच करेगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। निमोनिया की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा इसके डिप्लोकोकस न्यूमोनियो के साथ। और टिटेनस की अगर बात करते हैं तो ये मैच करेगा कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी के साथ। क्लियर है। ये सब हैजा, क्षय रोग, निमोनिया, टिटनस जो है ये जीवाणुओं के से होने वाले रोग हैं। इसके अलावा भी जीवाणुओं से कुछ होने वाले रोग हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्लेग, डिप्थेरिया, काली खांसी, कोड, गोनेरिया, ये सभी जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पहाड़ियाँ के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में कुछ राज्यों के नाम दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं गारो और खासी तो ये मैच करेगा मेघालय के साथ। अगर हम बात करते हैं मीरी तो ये अरुणाचल प्रदेश के। देखिए गारो की अगर बात करते हैं तो गारो मैच करेगा मेघालय के साथ। ठीक है, गारो, खासी ये सब है मेघालय में। अगर हम बात मीरी की करते हैं तो मीरी मैच करेगा अरुणाचल प्रदेश के साथ। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा डफला, अबोर, मिसमी पहाड़ी। अगर हम बात पंचई मलाई की करते हैं तो ये मैच करेगा तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु से और याद रखिएगा सेबराव की पहाड़ियाँ, जाबेदी पहाड़ियाँ और डालमा जो है वो मैच करेगा झारखंड के साथ। तो इसको मैच कर लीजिएगा। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में बांध दिया हुआ है और सूची 2 में नदियाँ दिया हुआ है। तो दुलहस्ती बांध की अगर बात करते हैं तो ये चिनाब नदी पर है तो चिनाब नदी से मैच करेगा। गांधी सागर की अगर बात करते हैं तो गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है। उकाई की अगर बात करते हैं तो उकाई परियोजना जो है वो तापी पे है। और तवा की बात करते हैं तो ये तवा पे ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मैच करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये जो आप लोग सेट देख रहे हैं ये एडिटोरिया का जो ESI वॉल्यूम 1 बुक आया है उसका ये आज हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं। 1 से 7 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सेट में टोटल इस बुक में टोटल 15 सेट्स हैं। इसको हम लोग डेली एक एक सेट के बेस पर करके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है? तो ये जो अधिकार क्षेत्र है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी जो विवाद हैं सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर। अगर हम बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की तो देश का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय है और इसे भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। और इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निहरता से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जो अंतिम निर्णय है वो लिया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और राज्यपाल जो लेता है वो चुनाव आयोग की सलाह पर ये फैसला लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है? नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सिर्फ संस्था है, ये बिल्कुल सही है। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम बात नाबार्ड की करते हैं तो नाबार्ड से एक और चीज़ याद रखिएगा, नाबार्ड का जो गठन था वो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के संस्तुति के आधार पर किया गया था और यह देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संख्या है। अगर हम बात करते हैं इसके चेयरमैन के तो इसके चेयरमैन का नाम है गोविंद रजलू चिंटाला। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? मतलब यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात कर रहा है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र होता है जहां देश के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा आर्थिक कानून अधिक उदार होते हैं। मतलब वहां जो आप लोगों को अगर कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ करना होगा तो वहां का जो कानून होता है वो थोड़ा लिबरल होता है और कोई आदमी वहां ईजिली इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देश में उद्योगीकरण एवं विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक नीति की घोषणा की गई थी और फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम जो है वो 2005 में पारित किया गया और इसे लागू किया गया 2006 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2006।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या सामान्य होती है। ये किसने कहा था? तो ये कौन से अवोगाड्रो ने ये नियम दिया था 1811 में, उसी को कहा गया है ये। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवोगाड्रो का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो थे वो चार्ल्स डार्विन ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। चार्ल्स डार्विन का ही मानना था कि प्रकृति जो है वो क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है और विकासवाद की जो अवधारणा है वो यहीं से प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया है? अगर हम बात बंगाल विभाजन की करते हैं तो उस समय 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया गया था और जिसे 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था और बंगाल में इसी तिथि को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। एक और चीज़ पूछा जाता है स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है, ये सब इत्यादि नारे लगाए गए थे। अगर हम बात स्वदेशी आंदोलन की करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आजाद दस्ता का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इनसे एक चीज़ और याद रखिएगा, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने संपूर्ण क्रांति की आह्वान किया था। क्लियर है? जयप्रकाश नारायण जो थे वो हाजीपुर जेल से भागकर नेपाल के तराई क्षेत्र में आजाद दस्ता का गठन किए थे। पटना का जो हवाई अड्डा है उनका नाम भी इन्हीं के नाम पे रखा गया है और 1999 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है राष्ट्रीय हरित अधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर बात करते हैं तो ये 2010 में किया गया था, 18 अक्टूबर 2010 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2010। अगर हम बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की करते हैं तो एनजीटी की जो स्थापना है इसके साथ भारत एक विशेष न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया था, क्योंकि इससे पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना की गई है। अगर हम बात एनजीटी की करते हैं तो एनजीटी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और जबकि इसके अन्य 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 131। अनुच्छेद 131 के तहत मूल अधिकार के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। उसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच केंद्र और कोई राज्य या फिर राज्यों का एक तरफ होना शामिल जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी? अगर हम बात पुंछी आयोग की करते हैं तो राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया और कब किया गया? अप्रैल 2007 में किया गया था और अप्रैल 2010 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्स मिशन के साथ आधिकारिक वार्ताकार तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात क्रिप्स मिशन की करते हैं तो क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए किया गया एक असफल प्रयास था जो मार्च 1942 में सर स्टॉपेट क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था। क्रिप्स प्रस्ताव लेबर पार्टी के सौजन्य से भेजा गया था और गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के नाम आगामी तारीख का चेक कहकर संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है आज़ाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकीलों के अध्यक्ष थे। तो बचाव पक्ष के जो वकील के अध्यक्ष थे उनका नाम था भूला भाई देसाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात आज़ाद हिंद फौज की करते हैं तो इसकी स्थापना 1942 में रास बिहारी घोष के द्वारा और आज़ाद हिंद सरकार की अगर बात करते हैं तो 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ब्लैंक का माप है तो उसकी क्या है? जड़त्व का माप है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व पिच है जो निर्भर करता है। तो ये निर्भर करता है आवृत्ति पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। अगर हम देखिए पिच की बात करते हैं तो पिच मतलब तारत्व जो है वो ध्वनि का एक लक्षण है जिसमें ध्वनि की मोटी या पतली कहा जाता है। तारत्व जो है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि की आवृत्ति अधिक हो जाए तो तारत्व अधिक होता है और ध्वनि पतली होती है, और अगर आवृत्ति कम हो जाए तो तारत्व कम होता है और ध्वनि जो होती है वो मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता। देखिए सापेक्ष आर्द्रता होता क्या है पहले ये देख लीजिए। सापेक्ष आर्द्रता का आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे कि किसी ताप पर वायु में जलवाष्प की मात्रा बटा में उसी ताप पर उसी वायु में अधिकतम जलवाष्प शोषण करने की क्षमता इंटू में 100। ठीक है, तो जब तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, सापेक्षिक आर्द्रता जो है वो घटेगा। मतलब एक दूसरे से ये क्या है, दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि आयरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। देखिए आयरन अभिलेख का जो संबंध है वो गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त से है। ठीक है, आयरन अभिलेख की अगर बात करते हैं तो इसी में पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है। पक्का 510 ईस्वी की बात है जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। अगर हम बात समुद्रगुप्त की करते हैं तो समुद्रगुप्त से याद रखिएगा इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था और इसी कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है और यह जो था वो विष्णु का उपासक था। अगर हम बात हर्षवर्धन की करते हैं तो हर्षवर्धन से याद रखिएगा हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है और इसकी कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये सब इसी की रचना है। हर्षवर्धन से और याद रखिएगा जो चीनी यात्री था हेनसोंग वो इसी के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हेनसोंग को हम लोग यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं। हर्ष के समय अगर बात करते हैं तो हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था जिसको कि महामोक्ष परिषद कहा जाता था। अगर हम बात अशोक की करते हैं तो अशोक से याद रखिएगा ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है और अशोक ने आजीविकाओं को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है। तो चिपको आंदोलन के जो जन्मदाता हैं उनके रूप में जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। सुंदरलाल बहुगुणा को 2009 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। ये जो चिपको आंदोलन है इसका जो उद्देश्य था वृक्षों की कटाई को रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 5 जून को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और इस बार मतलब 5 जून 2020 को जो मनाया गया था उसका थीम था बायोडाइवर्सिटी। क्लियर है। अगर हम बात 7 अप्रैल की करते हैं तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। और अगर हम जून के महीने के कुछ और इंपॉर्टेंट डेज की बात करते हैं तो मनाया जाता है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो जून में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है किस भारतीय ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया है। क्लियर है। अगर हम बात यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की कर लेते हैं तो लॉर्ड कर्जन से याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो था 1899 से लेकर 1905 और 1899 में इसने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। इसने 1904 में एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी पास किया था। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की है। 1902 में इसने सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग और टॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग का भी गठन इसने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए अगर हम बात इसमें सुमेलित की करते हैं तो अगर हम बात करते हैं ठगी प्रथा का दमन, तो ठगी प्रथा का जो दमन था वो विलियम बेंटिक, ये बिल्कुल सही है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन, ये सही नहीं है। इल्बर्ट बिल जो है वो लॉर्ड लिटन नहीं होगा, लॉर्ड रिपन होगा। लेकिन लॉर्ड लिटन से भी कुछ चीज़ें याद रखिएगा। लॉर्ड लिटन से याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसने मार्च 1878 में बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था और इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की जो अधिकतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। फिर रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स सही है और दास प्रथा का अर्थ लॉर्ड एलन बैरोस, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है वो मुंगेर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, मानव का हृदय यानी हार्ट जो है वो कितने भागों में विभाजित है? तो ये जो है वो 4 भागों में विभाजित है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और वो 4 भाग है कौन कौन? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय। ठीक है, अगर हम बात दाएं, इससे एक चीज़ याद रखिएगा कि दाएं आलिंद और दाएं निलय की जो बीच होता है वो त्रिविलनी कपाट होता है, और बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच द्विलनी कपाट होता है। हृदय की अगर बात करते हैं तो ये इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है और यह शरीर का सबसे व्यस्त अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सौर विकिरण भी है, भूतापीय ऊर्जा भी है और प्रकाश ऊर्जा भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहा है कह रहा है कि किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो ये जो उपरोक्त कथन है ये कहा गया है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के द्वारा, जो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जिसका जो टेन्योर था वो था 1894 से लेकर 1899 तक। इससे एक और इम्पॉर्टेंट कथन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसने ये कहा था कि हम भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही उसे अपने अधीन में रखेंगे। तो ये भी इसी का है, ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लियर है। अब इससे कुछ और कांग्रेस से रिलेटेड, कांग्रेस के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 2-4 इंपॉर्टेंट जो है मैं बोल देता हूँ, आप लोग उसको याद रखिएगा। जैसे बिपिन चंद्र पाल ने कहा था कि कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था कि कांग्रेस के सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अगर हम बात एक चीज़ और पूछा जाता है कांग्रेस से कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने ये कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है संवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है? तो अगर हम बात करते हैं संवर्ती सूची के अंतर्गत तो शिक्षा शामिल है, वन भी शामिल है, परिवार नियोजन भी शामिल है, लेकिन जन स्वास्थ्य जो है वो नहीं शामिल है। जन स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को पढ़े होंगे 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था। क्लियर है। अगर हम बात सूचियों की करते हैं तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारों से संबंधित 3 सूचियां दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में अभी 100 विषय हैं लेकिन मूलतः 97 था। राज्य सूची में अभी 61 विषय है लेकिन मूलतः 66 था। संवर्ती सूची में अभी 52 विषय है लेकिन मूलतः 47 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर क्या है? तो एसडीआर क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक मुद्रा है जो एक अभौतिक मुद्रा है और जिसका प्रयोग आईएमएफ के द्वारा सिर्फ लेखांकन में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक अभौतिक मुद्रा है। अगर हम बात आईएमएफ की करते हैं तो आईएमएफ से याद रखिएगा इसका गठन 1945 में किया गया है। इसके मेंबर कंट्री हैं 189। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके अध्यक्ष के नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सा प्रणाली अपनाया गया है? तो भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु के लिए जो अपनाया गया है वो न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और इसे 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया है। इस प्रणाली के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष में आरबीआई नए नोट जारी करने की प्रक्रिया में 200 करोड़ के बराबर का एक रिजर्व रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो अगर हम बात बटलर कमेटी की करते हैं तो बटलर कमेटी जो था वो अंग्रेजी सरकार और देसी राज्यों के बीच के संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी सरकार एवं देसी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारने के लिए ये किया गया था। तो
ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है। तो ये आत्मा के विषय पर अंतर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। जैन धर्म की अगर बात करते हैं तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव और बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध, जिनको कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। तो अगर हम बात मुगलों की करते हैं तो सबसे पहले किया गया था जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव की। गुरु अर्जुन देव की बात करते हैं तो ये सिखों के 5वें गुरु थे और इनको खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने इसको फांसी दिलवा दिया था। और एक थे सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर, जिनको इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने मरवा दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगर हम बात गुरु अर्जुन देव की करते हैं तो गुरु अर्जुन देव से याद रखिएगा इन्होंने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की भी रचना की थी और अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमंदिर साहब का भी निर्माण करवाया था। गुरु गोविंद सिंह की अगर बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह से याद रखिएगा ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह कहा था। 1699 में बैसाखी के दिन इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। इन्होंने एक पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किया है और इनकी हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खान नामक पठान के द्वारा कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। तो महावीर स्वामी जो थे वो अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजगिरी। लेकिन गौतम बुद्ध का पूछ ले तो गौतम बुद्ध जो था वो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। अगर हम बात पाटलिपुत्र की करते हैं तो पाटलिपुत्र से याद रखने वाली जो चीज़ है वो ये याद रखिएगा कि पाटलिपुत्र में ही तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में और प्रथम जैन संगीति भी हुआ था जिसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र के द्वारा किया गया था। सारनाथ से याद रखिएगा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। वैशाली से याद रखिएगा तृतीय बौद्ध संगति हुआ था कालाशोक के शासनकाल में और सवाकामी की अध्यक्षता में। राजगिरी से याद रखिएगा प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। देखिए आरबीआई के होते हैं क्वांटिटिव और क्वालिटिव उपकरण होते हैं। अगर हम बात एसएलआर की करते हैं एसएलआर होता है सैच्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर। ये चारों जो हैं वो क्या है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 चारों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड के निम्नलिखित के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसकी अगर बात करते हैं तो ये आधारित है राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की करते हैं तो इससे याद रखिएगा इसकी स्थापना 1995 में जिनेवा में। इसके मेंबर कंट्री है 164 और जो 164वां देश है जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ है उस देश का नाम है अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो ध्वनि तरंगे जो हैं वो यांत्रिक तरंग है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था। तो भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था और ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है राष्ट्रपति में महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि महाभियोग जो होगा वो संसद के किसी भी सदनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए जो महाभियोग है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं। तो राज्य की अगर विधानसभा की बात करते हैं तो अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन कुछ अपवाद राज्य भी हैं जिसमें 60 से कम है, जैसे पुडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, ये सारे अपवाद राज्य हैं। लेकिन ऐसे अधिकतम 500 और कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। अगर हम बात लोकसभा में अधिकतम की करते हैं तो लोकसभा में अधिकतम 552 हो सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। ये ना जाने कितने बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीसी महालनोबिस मॉडल। अगर हम बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो ये था 1956 से लेकर 1961 और इसका जो उद्देश्य था वो था समाजवादी समाज की स्थापना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से याद रखिएगा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला ये सब जो इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो 20 सूत्रीय जो आर्थिक कार्यक्रम है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। तो ये है संविधान की 4वीं अनुसूची में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात अनुसूचियों की करते हैं तो याद रखिएगा, अगर हम बात पहली अनुसूची की करते हैं तो पहली अनुसूची में है भारतीय संघ के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख। अगर हम दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते एवं पेंशन। छठी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन। अगर हम बात अनुसूचियों की करते हैं तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 8 + 4 यानी 12 अनुसूचियाँ हैं, जिसमें कि 9वीं जो अनुसूची थी वो था प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज का व्याख्यान है। और 12वीं अनुसूची जिसको 74वां संविधान संशोधन 1992-93 से जोड़ा गया, जिसमें नगर प्रशासन का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो विधि के समक्ष समता और विधान के समान संरक्षण यानी अनुच्छेद 14 ये भी प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धियों के संबंध में संरक्षण ये भी प्राप्त है। प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी अनुच्छेद 21 ये भी प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है कि भारत में प्रथम विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना कहाँ की गई थी। ये अभी हम लोग देखे ही थे स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की जो प्रथम स्थापना है वो किया गया था कांडला, गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला, गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है। तो ये एक जहांगीर के दरबार में रहता था, जहांगीर के दरबार में अबुल हसन, उसी की कृति का ये है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। जहांगीर में और कुछ भी चित्रकला से प्रमुख लोग रहते थे, जिसका नाम था अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, आगा रजा, मोहम्मद नासिर, फारूक बेग। ये सब जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का विद्यमान होना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत में क्या है, क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है शाहजहांनामा के लेखक कौन है। तो शाहजहांनामा की अगर बात करते हैं तो शाहजहांनामा के लेखक है मोहम्मद ताहिर इनको कहा जाता है। इनका नाम है इनायत खां। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इनायत खान को ही मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में किए जाने वाला दर्पण कौन है। तो ये कौन सा दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। तो ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात अवतल दर्पण की करते हैं तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, आँख, नाक और कान और दांत के डॉक्टरों के द्वारा, गाड़ी के हेडलाइट और सर्च लाइट में और सोलर कुकर में। अगर हम बात उत्तल दर्पण की करते हैं तो उत्तल दर्पण से याद रखिएगा इसका यूज साइड मिरर के रूप में और सोडियम परावर्तक लैंप में किया जाता है। अगर हम बात समतल दर्पण की करते हैं तो समतल दर्पण से एक चीज़ याद रखिएगा कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था। तो देखिए सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य था हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799, तंजौर 1799। तो यहाँ दूसरा पूछ रहा है तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैसूर। ठीक है, हैदराबाद किया था 1798 में, मैसूर किया था 1799 में,
ठीक है। तंजौर भी किया था 1799 में। अवध की बात करते हैं तो अवध किया था 1801 में और मराठा किया था 1802 में। सहायक संधि की अगर बात करते हैं तो ये किया था कौन? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली का शासनकाल कब से कब था? 1798 से लेकर 1805, ठीक है। लेकिन लॉर्ड बेलेजली से भी पहले भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने। सहायक संधि से याद रखिएगा, इंदौर के होलकर जो थे वो सहायक संधि स्वीकार नहीं किए थे। लॉर्ड बेलेजली से यहाँ पे याद रखिएगा, इसने सहायक संधि तो शुरू ही किया था, साथ ही से इसने स्वयं को बंगाल का शेर भी कहता था। और इसने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी किया था। लेकिन ये बाद में जाकर फोर्ट विलियम कॉलेज जो था वो बंद हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशव चंद्र सेन। देखिए हुआ क्या था कि 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। और फिर ब्रह्म समाज जो था वो 1865 में 2 भागों में बट गया था। एक था भारतीय ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक हुए केशव चंद्र सेन, और एक था आदि ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक हुए देवेंद्र नाथ टैगोर। तो यहाँ पूछ रहा है भारतीय ब्रह्म समाज, तो आपका आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय की अगर हम बात करते हैं तो इनसे याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो है 1815 में आत्मीय सभा, 1825 में वेदांत कॉलेज, 1828 में ब्रह्म समाज। केशव चंद्र सेन की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा, एक तो ये है ही कि ये भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, साथ ही साथ इन्होंने 1867 में वेद समाज की भी स्थापना किया था। नेक्स्ट को अगर हम बात करते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर की, तो इन्होंने सोम प्रकाश पत्र पत्रिकाएँ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, ताकि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रेरित किया जा सके। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो ये बंबई स्थित वर्धा के ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्धा में। और अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को, ठीक है। अगर हम बात और ऑप्शंस की, और ये जो प्रस्ताव था भारत छोड़ो आंदोलन, ये प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे अबुल कलाम आज़ाद। अगर हम बात नागपुर अधिवेशन की करते हैं तो नागपुर अधिवेशन से याद रखिएगा 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था, CB राघवाचारी उसके अध्यक्ष थे, और इसी में कांग्रेस संविधान में परिवर्तन किया गया था। अगर हम बात दिल्ली की करते हैं तो दिल्ली से याद रखिएगा 1918 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय अध्यक्षता किए थे। 1932 में हुआ था तो अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा किया गया था। कलकत्ता की अगर बात करते हैं तो कलकत्ता में तो बहुत बार अधिवेशन हुआ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अधिवेशन है जो याद रखिएगा। जैसे 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, 1896 में रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1911 में बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा, जो कि प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात शुष्क सेल की करते हैं तो शुष्क सेल में विलयन की जगह ही अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लोई का प्रयोग किया जाता है, और इसमें जस्ता के बर्तन कैथोड और कार्बन की छड़ एनोड की कार्य करती है। अगर हम बात सल्फ्यूरिक एसिड की करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है टांका मिश्र धातु है, तो इसमें टीन होता है लगभग 67% और सीसा होता है लगभग 33%। तो ये टीन और सीसा का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीन और सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो अगर महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध की बात करते हैं तो एनी बेसेंट ने भी किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया था, बिपिन चंद्र पाल ने भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो असहयोग आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन से एक चीज़ और याद रखिएगा, उषा मेहता एक नाम है जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उषा मेहता जो थे वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है ओंकोजीन संबंधित है। तो ओंकोजीन की अगर बात करते हैं तो ये कर्क रोग से संबंधित है। कर्क रोग क्या है? ये कैंसर का ही एक अन्य नाम है जो कि ओंकोजीन से संबंधित है। कैंसर रोग से एक चीज़ याद रखिएगा, कैंसर रोग जो है वो कीमोथेरेपी जो होता है वो कैंसर रोग के उपचार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कि किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है तो ये माना जाता है विटामिन डी को। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर हम बात विटामिन ए की करते हैं तो विटामिन ए का केमिकल नाम है रेटिनॉल। विटामिन बी का जो केमिकल नाम है वो है विटामिन बी1 का केमिकल नाम है थाइमिन। विटामिन ई का केमिकल नाम है टेकोफोरोल और विटामिन डी का केमिकल नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 की अगर बात करते हैं तो ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है और इसी के कारण इसका प्रयोग विकिरण चिकित्सा के रूप में किया जाता है। तो और इसका जो उपचार है कोबाल्ट 60 का ये कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है मांडका कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध जो है वो फुटबॉल से है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फुटबॉल से इंपॉर्टेंट कुछ और कप याद रखिएगा जैसे डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप। अगर हम बात बैडमिंटन की करते हैं तो बैडमिंटन से याद रखिएगा नारंग कप, अमृत दीवान कप। क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट से याद रखिएगा रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी। अगर हम बात हॉकी की करते हैं तो हॉकी से याद रखिएगा रंगास्वामी कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और इंदिरा गांधी गोल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान जो है वो रांची में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कटक की अगर बात करते हैं तो कटक से याद रखिएगा चावल अनुसंधान केंद्र। कानपुर से याद रखिएगा दाल एवं चीनी अनुसंधान केंद्र। कोयम्बटूर से याद रखिएगा गन्ना अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो क्रोएशिया की राजधानी है जग्रेब। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नसाउ तो नसाउ बहामास की है और अगर हम बात करते हैं एसेंसियोन तो ये पराग्वे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नीरज चोपड़ा की अगर बात करते हैं तो ये पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये 2018 के एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट इन्हीं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की है। अगर हम बात सेवा सदन की स्थापना की करते हैं तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी एम मालाबरी के द्वारा 1825 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात ज्योतिबा फुले की करते हैं तो इनसे याद रखिएगा इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। रमाबाई से याद रखिएगा इन्होंने आर्य महिला सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है गदर पार्टी के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। अगर हम बात गदर पार्टी की करते हैं तो गदर पार्टी की अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात गदर पार्टी की करते हैं तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। इसके संस्थापक थे लाला हरदयाल लेकिन इस पार्टी के अध्यक्ष थे सोहन सिंह भखाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी.डी. सावरकर से याद रखिएगा इन्होंने 1904 में अभिनव भारत संस्था की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है निम्न में से कौन सा पर्वत पहाड़ियाँ भारत में नहीं है। अगर हम बात केटू की करते हैं तो केटू लद्दाख में है। लोमोतोल पहाड़ियाँ की बात करते हैं तो ये मणिपुर में है। बराइल पहाड़ियाँ की बात करते हैं तो ये असम और मणिपुर में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की बात करते हैं तो ये संसद में 1974 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं। तो सुबनसिरी नदियाँ जो है वो अरुणाचल प्रदेश एवं असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और धनसिरी नदी जो है वो असम में प्रवाहित होती है और यह एक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो अगर देश की बात करें तो असम तो 2 देशों के साथ करता है, भूटान और बांग्लादेश। और राज्यों की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के साथ करेगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो टोटल हो गए 7 राज्य। तो 7 राज्य और 2 देशों के साथ करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 राज्य और 2 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम पहले स्थान की बात करते हैं तब है राजस्थान, दूसरे पर है मध्य प्रदेश, तीसरे पर है महाराष्ट्र। देखिए, जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद अगर हम बात करते हैं तो बिहार का स्थान हो गया 12वां, इससे पहले था 13वां। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो अभी रिसेंटली आप लोग सुने होंगे कि 26 जनवरी 2020 को दादर और नगर हवेली और दमन एवं दीप को मिलाकर दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसके बाद भारत में जो कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई वो हो गई 8। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो हेमिस नेशनल पार्क की अगर बात करते हैं तो ये स्थित है लद्दाख में। अब जब से मतलब अलग अलग हो गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ये लद्दाख में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं तो हिमाचल प्रदेश से कुछ नेशनल पार्क याद रखिएगा, जैसे बृहद हिमालय, इंदर किला, पीन घाटी, शिमला बारा। अगर हम बात उत्तराखंड की करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी। ये सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है हाल के समय में चर्चित में रहा रियूनियन द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो रियूनियन द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है और यह फ्रांस के कब्जे में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद महासागर। इससे एक चीज़ याद रखिएगा, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि भारत और फ्रांस ने पहली बार रियूनियन द्वीप पर संयुक्त गश्ती दल का भी संचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर जो है वो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है समान न्याय और शुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो ये संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो ये 39 का क है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात अनुच्छेद 38 की करते हैं तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 42 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 42 में ये कहा गया है कि काम की न्याय संगत और मनोवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है। ये एक्चुअली ये सब है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। आप लोग पढ़े ही होंगे 36 से 51 जो है वो राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत है जो कि भाग 4 में रखा गया है और आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 21 का क है क्या कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो लोक स्वास्थ्य लोक व्यवस्था राज्य सूची का है, पुलिस राज्य सूची का है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता राज्य सूची का है, लेकिन छावनी क्षेत्रों में स्वशासन जो है ये संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात केंद्रीय अबेसन ब्यूरो की करते हैं तो 1963 सुमेलित है, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये भी सुमेलित है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 नहीं था, ये है 1988, और प्रवर्तन निदेशालय 1956 ये भी सुमेलित है। क्लियर है? तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट ही है जो आपके और हमारे बीच एक कनेक्शन का काम करता है और उससे हमें ये पता लगता है कि हाँ आप लोगों को इस वीडियो से क्या कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। तो आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये आज हमारा एडिटोरिया वॉल्यूम ESI बुक का सेट नंबर 8 जो है वो ख़त्म हो गया। कल फिर मिलते हैं मॉर्निंग में 9 AM टाइमिंग के साथ आप लोगों से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरिया का सेट नंबर 9। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।